वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो बिगनर लेवल के लिए नहीं है, ये वीडियो इंटरमीडिएट लेवल के लिए है। अब वीडियो का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इस वीडियो में हम 4 पिक्चर्स को मर्ज करके एक प्रोफेशनल पिक्चर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम कलर ग्रेडिंग करेंगे, उसके बाद हम बैकग्राउंड एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद हम पिक्चर्स को मर्ज करेंगे। फिर लास्ट में पिक्चर के अंदर कुछ इम्परफेक्शंस होती है, उन इम्परफेक्शंस को हम एडजस्ट करेंगे। एक बात मैं क्लियर कर दूं, हर किसी का डिफरेंट प्रोसेस होता है एडिटिंग का। इसमें जो मैं प्रोसेस फॉलो करूंगा ये मेरे अपने प्रोसेस हैं जो मैंने पिछले 5 साल में सीखा है। एक और बात ये कि इस एडिटिंग का मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड पहले कर लिया था और वॉइस ओवर नहीं कर सका था उसके साथ, तो अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे वॉइस ओवर कर रहा हूँ। ये बर्गर की 4 पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं। 2 पिक्चर्स थोड़ी ब्राइट हैं और 2 पिक्चर थोड़ी सी डार्क हैं। मैं अभी समझाता हूँ ऐसा क्यों है। इन पिक्चर्स को हम फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिफरेंट पिक्चर्स हैं। ये पिक्चर थोड़ी सी डार्क है और ऊपर वाली पिक्चर थोड़ी सी ब्राइट थी। इन पिक्चर को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। ये 4 पिक्चर्स जो हमने ली थी, हमारे पास जब हमने शूट किया था उस टाइम सिर्फ एक लाइट थी हमारे पास, और एक लाइट से हमें मल्टीपल लाइट सोर्स जनरेट करनी थी। तो ये सबसे पहली जो पिक्चर है, ये आप अगर देखें तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड से हमने लाइट को यूज़ किया था और ये हमारी फिल लाइट हमने यूज़ की थी। यहाँ से आप देखें राइट साइड पे थोड़ा शेडोज़ हैं, लेकिन लेफ़्ट साइड पे पिक्चर विजिबल है। और जो सेकंड पिक्चर है ये हमने यूज़ की थी अपनी की लाइट के उससे। हमने यहाँ से राइट साइड पे 45 डिग्री एंगल पे हमने अपनी की लाइट को एडजस्ट किया था। और ये वाली पिक्चर हमने बैक लाइट के लिए ली है हमने, ये दोनों पिक्चर्स। अब बैक लाइट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है फोटोग्राफी के अंदर और वीडियोग्राफी के अंदर भी। अगर आप बैक लाइट यूज़ नहीं करते, बैक लाइट हम लोग बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट कर सकें। ऊपर वाली पिक्चर में हमने राइट साइड से पीछे की तरफ से लाइट सोर्स हमने यूज़ किया और इस वाली पिक्चर में हमने लेफ़्ट साइड से बैक लाइट यूज़ की है। अब हम सेलेक्ट करते हैं कि पहले इन दोनों पिक्चर्स में से कौन से पिक्चर पे हम एडिटिंग स्टार्ट करें। वैसे तो हम दोनों पिक्चर्स में एक साथ ही एडिटिंग करेंगे, लेकिन हमें एक पिक्चर को सिलेक्ट करनी होती है कि हम कौन से पिक्चर को फोकस करके एडिटिंग स्टार्ट करेंगे अपनी। जो पिक्चर ज़्यादा विजिबल होती है उसको हम प्रेफर करते हैं। तो जैसे कि ये वाली पिक्चर है, मैं इस वाले पिक्चर को चूज़ करूँगा एडिटिंग करने के लिए। अब हम कंट्रोल प्रेस करके दोनों पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ पे एडिटिंग स्टार्ट होने से पहले। अगर आपने कैमरा रॉ पहले नहीं देखा, हमने जब पिक्चर्स फ़ोटोशॉप में लोड की तो पिक्चर फ़ोटोशॉप में डायरेक्टली नहीं ओपन हुई, कैमरा रॉ के अंदर ओपन हुई। तो जब आप कैमरे से पिक्चर शूट करते हो, रॉ पिक्चर्स होती हैं, अगर आप रॉ पिक्चर शूट करके फ़ोटोशॉप में ओपन करते हो तो वो डायरेक्टली फ़ोटोशॉप में ओपन नहीं होती, वो कैमरा रॉ के अंदर ओपन होती है। तो ये पिक्चर भी कैमरा रॉ के अंदर ओपन हुई है। अब मैं आपको ये बताऊँ कि अगर हम एडिटिंग स्टार्ट करने लगे तो आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ये बेसिक एडिटिंग लिखा हुआ है, बेसिक लिखा हुआ है। तो यानी कि ये बेसिक एडिटिंग यहाँ से हम लोग करेंगे। सबसे पहले अगर हम ऊपर देखें यहाँ पे ये वाइट बैलेंस, यहाँ से हम लोग टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, टिंट एडजस्ट कर सकते हैं। फिर अगर नीचे आते हैं हम, यहाँ पे एक्सपोजर, कंट्रास्ट, हाइलाइट्स, शेडोज़, वाइट, ब्लैक्स, टेक्सचर, क्लैरिटी, डीहेज, वाइब्रेंस, सैचुरेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोजर से। और कलर ग्रेडिंग का एक बेसिक रूल होता है, आपको नहीं पता होता कि एक्सपोजर आप कितना पॉइंट्स पे रखोगे तो आपको क्या रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप नंबर्स को बढ़ा के और कम करके चेक करते हो कि कहाँ पे अच्छी लग रही है आपको पिक्चर। इसी तरह से मैंने भी इस पिक्चर एक्सपोजर को कम ज़्यादा करके चेक किया कि कहाँ पे मुझे एक्सपोजर सही लग रहा है। और कंट्रास्ट जो है ज़्यादातर मैं कम ही रखता हूँ। एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि अभी हम जो एडिटिंग कर रहे हैं इसके अंदर, यहाँ बेसिक के अंदर, हमारी कोशिश ये होगी कि पिक्चर जितनी ज़्यादा विजिबल हो सके उतनी ज़्यादा विजिबल करें, यानी कि जितनी ज़्यादा क्लियर पिक्चर नज़र आए। आपने कुछ पिक्चर्स देखी होंगी कि वहाँ पे पिक्चर इस तरह की होती हैं कि थोड़ी मूडी टाइप की पिक्चर होती हैं, एक तरफ शेडोज़ ज़्यादा होते हैं और एक तरफ से हाइलाइट्स होती हैं ज़्यादा। तो ये पिक्चर उस टाइप की नहीं है। ये पिक्चर पे हमारा फोकस है कि प्रोडक्ट हमारा कम्प्लीटली विजिबल हो। जैसे आपने मैकडोनल्ड्स या केएफसी की बर्गर्स की पिक्चर्स देखी होंगी,
उनकी पिक्चर्स एकदम क्लियर होती हैं। जब वो कभी यूज़ करते हैं अपने किसी उनको अगर क्रिएट करना होता है मूडी टाइप की पिक्चर्स, तो वो भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर आपने मेन्यू कार्ड पे या फिर इस तरह से देखा होगा कमर्शियल्स में, तो पिक्चर जो है वो एकदम क्लियर होती है। हम शैडोज़ कम करके देखेंगे, जितनी ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो सकती है, विजिबल हो सकती है, उतनी ज़्यादा हम करेंगे। और वाइट्स को हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ओवर एक्सपोज हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर मैं वाइट्स को ज़्यादा बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे जो हाइलाइट्स हैं ये ओवर एक्सपोज हो जाती हैं और बर्गर का टेक्सचर नहीं शो होता। तो इसलिए मैंने ना हाइलाइट्स को मैंने ज़्यादा बढ़ाया है, ना एक्सपोजर को और ना वाइट्स को। और अगर टेक्सचर की बात करूं, मैं जब भी शूट करता हूं अपने कैमरे से, तो मैं हमेशा कैमरे के अंदर जो शार्पनेस होती है उसको माइनस में लेके जाकर रखता हूँ, यानी कि शार्पनेस बिल्कुल मिनिमम पे रखता हूँ। तो ये कैमरे की शार्पनेस आपको अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करती, तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मैं एडिटिंग के टाइम उसकी शार्पनेस बढ़ाऊँ। अभी यहाँ से हम टेक्सचर इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि एक क्रिस्प लुक आ जाता है पिक्चर के अंदर। और टेक्सचर मैं ज़्यादातर अपने कैमरे से जब मैं शूट करता हूँ, जब मैंने शार्पनेस बिल्कुल ज़ीरो से भी कम की हुई होती है, तो मैं टेक्सचर हमेशा 30% कर देता हूँ। और क्लियरिटी मैं ज़्यादातर 10% पे रखता हूँ, या फिर कभी कभी पिक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, कभी मैं 5% पे रखता हूँ, कभी 10% पे। तो इस पिक्चर में क्लियरिटी और डिहेज दोनों मैंने 10 पे रखा है। वाइट बैलेंस हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं कैमरे में शूट करते वक्त ही वाइट बैलेंस एडजस्ट कर लेता हूँ। अब हम चेक करेंगे कि ये दोनों पिक्चर सिमिलर हैं या नहीं। हमने जो बेसिक एडिटिंग की है उस पिक्चर को देखते हुए इसमें भी वही सेम एडिटिंग अप्लाई हो चुकी है, लेकिन अब मैं चेक करूँगा कि सिमिलर एडिटिंग है या नहीं। मुझे सिमिलर एडिटिंग लग रही है। ये चेक करना इसलिए ज़रूरी होता है, आपने जब बेसिक एडिटिंग कर ली, अब आगे का प्रोसेस जब आप करोगे तो वो भी सिमिलर ही होगा। अगर बेसिक में आपने कुछ ऊपर नीचे किया, आपके एक्सपोजर और शैडोज़ मैच नहीं कर रहा पिक्चर का, तो आगे जो प्रोसेस आप करोगे वो भी मैच नहीं करेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप यहाँ पर ही एडजस्ट कर लो एक्सपोजर और इसकी शैडोज़ वगैरह। ये लाइट रूम में बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाता है, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ फ़ोटोशॉप में एडिटिंग करना, कलर ग्रेडिंग वगैरह, क्योंकि यहाँ से आपने एडिटिंग की और फिर यहीं से आप फ़ोटोशॉप के अंदर कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब बेसिक एडिटिंग करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है वो है HSL एडजस्टमेंट्स। HSL एडजस्टमेंट यानी कि ह्यू, सैचुरेशन और लुमिनेंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है। तो एक प्रोसेस होता है कलर ग्रेडिंग का, जो मेरा अपना प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कलर ग्रेडिंग जो है बेसिकली कुकिंग की तरह होती है, ये मैं मानता हूँ। अगर आप कुछ बनाते हो खाने के लिए, उसमें आप इंग्रेडिएंट्स डालते हो, अगर आपने मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी या नमक कम डाल दिया तो वो मज़ा नहीं आएगा। थोड़ी सी आपको वो अचीव नहीं कर सकोगे जो आप अचीव करना चाह रहे थे। तो इसी तरह से कलर ग्रेडिंग के अंदर अगर आपने ठीक तरीके से प्रोसेस फॉलो नहीं किया, अगर आप कुछ खाने के लिए बना रहे हो और एक इंग्रेडिएंट था जो कि आपको पहले इस्तेमाल करना था खाना बनाते वक्त, वो आपने बाद में इस्तेमाल किया, और जो बाद में करना था वो आपने पहले इस्तेमाल किया, तो जो खाने का जो टेस्ट होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर आप किसी शेफ़ को जानते हो तो आप उससे पूछें, आपको वो बताएगा कि एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो इसी तरीके से मेरा जो प्रोसेस है, सबसे पहले मैं बेसिक एडजस्टमेंट करता हूँ जो कि मैंने अभी की थी, उसके बाद फिर HSL की तरफ जाता हूँ। और HSL में अगर आप यहाँ पे देखें, ह्यू, सैचुरेशन और लुमिनेंस, मैं प्रेफर करता हूँ सबसे पहले मैं सैचुरेशन को एडजस्ट कर लूँ, उसके बाद फिर लुमिनेंस, फिर ह्यू। सैचुरेशन को मैं क्यों एडजस्ट करता हूँ, सबसे पहले इसकी वजह ये है कि सैचुरेशन का मतलब आपको पता है कि कलर बूस्ट हो जाते हैं। तो मुझे ये पता चल जाता है कि कौन सा कलर इस पिक्चर में कहाँ पर है, ताकि आइडिया हो जाता है। कभी कभी लुमिनेंस से पता चल जाता है, जब अभी आप देखें आपके सामने होगा रेड कलर, मैं इसको कम ज़्यादा करके देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि रेड कलर कहाँ कहाँ है। अब मैं ऑरेंज चेक करूँगा, मुझे पता चल जाएगा कि ऑरेंज कलर कहाँ कहाँ है इस पिक्चर के अंदर। वैसे तो देखने में आपको पता चल जाता है, लेकिन कुछ कलर्स होते हैं जो कि आपको नहीं दिख रहे होते, वो होते हैं पिक्चर के अंदर, तो वो इस तरह से पता चल जाता है।
अब मैं इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर रहा हूँ कि मुझे अपने टेस्ट के हिसाब से मुझे रेड कलर थोड़ा सा बढ़ाना था, तो मैंने बढ़ा दिया। ऑरेंज कलर को मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया और येलो कलर मैं देखूँगा कि मुझे इंक्रीज़ करना है या फिर डिक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ किया मैंने येलो कलर भी। ग्रीन कलर आप देखें, ग्रीन कलर को भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा। एक्वा, अब हम एक्वा चेक करते हैं कि एक्वा कलर है या नहीं इसके अंदर। मेरे ख्याल में एक्वा भी नहीं है, एक्वा कलर नहीं है, ब्लू कलर भी नहीं है और शायद पर्पल कलर भी कहीं पर नहीं है और मैजेंटा भी नहीं है। अब आ जाते हैं लुमिनेंस के अंदर। लुमिनेंस आप लोगों को अगर किसी को नहीं पता, लुमिनेंस सैचुरेशन जिस तरह से कलर को बूस्ट करता है उसी तरीके से लुमिनेंस उसी कलर को ब्राइट या फिर डार्क करता है। यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये ब्राइटनेस को एडजस्ट करता है, लुमिनेंस कलर की ब्राइटनेस को। अब देखें, मैं रेड कलर को ब्राइट करना चाह रहा हूँ या फिर ब्लैक करना चाह रहा हूँ। इसी तरह से मैं फिर ऑरेंज के साथ भी कर रहा हूँ। आप मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हो हर कलर की ब्राइटनेस यहाँ से। ग्रीन कलर को मैंने इंक्रीज़ कर दिया। एक्वा और ये नीचे के कलर्स मेरे ख्याल में है ही नहीं इस पिक्चर के अंदर। इस पिक्चर में जो मैंने नोटिस किया है, इस पिक्चर में रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये 4 कलर्स हैं सिर्फ। अब ह्यू पे आ जाते हैं। ह्यू कलर के शेड्स होते हैं बेसिकली। जैसे कि अगर आप यहाँ पे रेड लिखा हुआ है, यहाँ पे कलर्स के सारे नाम लिखे हुए हैं, तो ये जो स्लाइड है अगर इसको आप आगे पीछे करते हैं तो आप रेड के डिफरेंट शेड्स अचीव कर सकते हैं। अभी आप देखें, यहाँ से देखें, रेड के डिफरेंट शेड्स यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। ऑरेंज, ये मैं अपने टेस्ट के हिसाब से कलर ग्रेडिंग कर रहा हूँ। इसमें हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा डिफरेंट अच्छा लगे, कोई दूसरा लुक अच्छा लगे। ग्रीन कलर, अब हमने HSL एडजस्टमेंट को कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले हमने सैचुरेशन की, फिर लुमिनेंस, उसके बाद ह्यू। ये हम स्लाइड को आगे और पीछे करके चेक करते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा अच्छे कलर्स हमें मिल रहे हैं। तो जो हम अपने टेस्ट के हिसाब से हम कलर्स को एडजस्ट करते हैं। अब हो सकता है कि आप लोगों के पास स्क्रीन इतनी ज़्यादा कलर एक्यूरेट ना हो, तो आपके पास थोड़ी सी पिक्चर येलोइश हो रही हो, अगर आप ये सेम कलर अप्लाई कर रहे होंगे तो। क्योंकि मैंने इस पिक्चर को मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, ये चारों पिक्चर डिस्क्रिप्शन में होंगी। तो अगर आप ये सेम कलर्स अप्लाई कर रहे होंगे, हो सकता है आपकी स्क्रीन पे थोड़े डिफरेंट कलर्स आ रहे हो, क्योंकि शायद आपकी स्क्रीन कलर एक्यूरेट ना हो। मैं कलर एक्यूरेट किस तरह से करते हैं स्क्रीन को, एक नॉर्मल स्क्रीन को आप कलर एक्यूरेट कर सकते हो, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि एक प्रोसेस होता है कलर ग्रेडिंग का। बेसिक कलर ग्रेडिंग बेसिक एडजस्टमेंट करने के बाद हमने HSL एडजस्टमेंट किया। अब हम आ गए कर्व के अंदर। अभी मैंने फ़ोटोशॉप ओपन किया है एक चीज़ समझाने के लिए। कर्व के अंदर यहाँ पे ज़्यादातर शायद आप लोगों का ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट हुआ हुआ, कुछ लोगों का ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट हुआ हुआ होगा। यहाँ पर हम लोग बेसिकली अपनी एडिटिंग करते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कर्व किस तरह से काम करता है। अगर ऊपर वाला सेक्शन आप देखें, ये जो बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स जो है, ये हाइलाइट्स को कंट्रोल करता है। यहाँ पर अगर आप कुछ भी मूव करते हैं स्लाइड को, तो हाइलाइट्स पिक्चर के अंदर जहाँ पर भी हाइलाइट्स होंगी वो कंट्रोल आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इस बॉक्स में कुछ भी एडजस्टमेंट करते हैं, तो इसमें इस पिक्चर में जहाँ पर भी लाइट्स हैं, जो हमने लाइट यूज़ की थी शूट करते वक्त, या फिर जहाँ से भी लाइट आ रही है,
वो आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, इस बॉक्स से। और इस बॉक्स में आप डार्क्स, यानी कि इस पिक्चर में जहाँ भी कोई डार्क कलर है या फिर शेडोज़ हैं या फिर डार्क यानी कि ब्लैक टाइप का है, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट जो बॉक्स है, यहाँ पर आप शेडोज़ कंट्रोल कर सकते हैं। कर्व को यूज़ करने का एक आसान तरीका ये होता है कि मैं 3 पॉइंट्स लगा लेता हूँ। अगर आप देखें यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लगा लिए हैं। अब मैं 3 पॉइंट्स मैंने क्यों लगाए हैं आपको पता चल गया होगा कि ताकि मैं इस बॉक्स को मैन्युअली एडजस्ट कर सकूं और इसको भी और यहाँ और इन सब को। सबसे पहले मैं ऊपर से स्टार्ट करूँगा। आप देख सकते हैं कि स्लाइड को जब मैं मूव कर रहा हूँ तो पिक्चर में कहाँ इफ़ेक्ट पड़ रहा है। सबसे ऊपर हमारी हाइलाइट्स थी, अब यहाँ पे हम लोग लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइट्स को कंट्रोल करने के बाद मुझे हो सकता है कि आपको ऐसे ठीक लग रही हो पिक्चर, करने की ज़रूरत ही ना पड़ रही हो, तो ऐसा भी होता है। ऐसे मुझे यहाँ पे लाइट्स को कंट्रोल करने, एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। फिर यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट किया है थोड़ा सा। अब मैं यहाँ से मैंने ब्लैक्स को एडजस्ट किया है। अब मैं शेडोज़ को एडजस्ट कर रहा हूँ। अगर आप इसको ऊपर की तरफ लेके आते हैं तो आपकी पिक्चर में एक फेडेड लुक आ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं फेडेड लुक आ जाता है पिक्चर में। अगर आप फेडेड लुक चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं इस तरह। अब आप यहाँ पे देखें, अगर मैं चैनल्स के अंदर आया हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। RGB आप देख चुके हैं, ये जो हमने एडजस्ट किया अभी, इसके अंदर बेसिकली वाइट और ब्लैक को आप एडजस्ट कर सकते हो RGB को सिलेक्ट करके। उसके बाद रेड, ग्रीन और ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लू को आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो। हम रेड को सिलेक्ट कर लेते हैं इसी तरीके से। तीनों, यहाँ मैंने 3 पॉइंट्स लगा लिए। अब रेड कलर के अंदर भी आप, यहाँ पर आप रेड कलर की हाइलाइट्स कंट्रोल कर सकते हैं और लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं आप, यानी कि आपकी जो लाइट है उसमें आप कलर फिल कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप रेडिश कलर चाह रहे हैं, आपकी लाइट का कलर थोड़ा सा रेडिश हो, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने ब्लैक्स में थोड़ा सा रेड कलर ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से वही आप शेडोज़ के अंदर या तो रेड कलर ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं समझा दूँ, ये थोड़ा पुराना वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़ोटोशॉप का। अगर आप नया वर्जन यूज़ करते हैं फ़ोटोशॉप का 2021 या 2020, तो उसके अंदर अगर आप कर्व यूज़ करते हैं तो यहाँ पे बताता है, यहाँ पे डिफरेंट कलर आ रहा होता है और यहाँ पे डिफरेंट कलर। मैं आपको समझाता हूँ किस तरह। अगर हम इसको नीचे की तरफ लेके जाते हैं तो ये ग्रीन कलर होने लगता है। अगर ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो रेडिश कलर होता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि कलर ग्रेडिंग एक कुकिंग की तरह है। आप उसमें क्या क्या चीज़ें डालते हो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आपने देखा रेड, ग्रीन और ब्लू कलर जो मैंने यहाँ पे शो करवाया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी पिक्चर में थोड़ा सा आपने रेड कलर डाल दिया लाइट के अंदर, थोड़ा सा शैडो में आपने रेड कलर डाल दिया, फिर रिमूव कर दिया वहाँ से रेड कलर, ग्रीन कलर आपने थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया, फिर इस तरीके से आपने ब्लू कलर भी थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया। और आपके पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। आप हाईलाइट से लेके लाइट्स, शैडो और ब्लैक्स, इन सब में अपनी मर्ज़ी से कलर एडजस्ट कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे कितना कलर डाल रहे हो, तो वो आप एक कलर अचीव कर रहे हो। अब जैसे कि बचपन में स्कूल्स में हमें सिखाया जाता था कि किस तरह से कलर को मिक्स करके कोई एक यूनिक कलर बनाया जाता है या कोई डिफरेंट कलर बनाया जाता है। मुझे तो याद नहीं है वो कि कौन कौन से कलर मिक्स करके कोई एक कलर बनाते थे। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आप अगर हाइलाइट्स के अंदर थोड़ा सा रेड इंक्लूड कर रहे हो, तो फिर जब आप ग्रीन में जाओगे, ग्रीन चैनल के अंदर, तो वहाँ पे आप कितना ग्रीन रिड्यूस करोगे या फिर इंक्रीज़ करोगे तो वो आप कलर अचीव कर सकोगे। तो ये प्रैक्टिस के साथ साथ आप सीखते हो। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा शायद मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ किया रेड कलर, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिक्रीज़ किया रेड कलर, ब्लैक्स के अंदर ही मैंने थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि मेरे बैकग्राउंड में रेडिश कलर हो।
अब मैं ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे अगर आप देखें तो इसके अंदर ये 3 पॉइंट्स तो मैंने ऐड किए हैं, 2 पॉइंट्स पहले से होते हैं, तो यानी टोटल 5 पॉइंट्स हमें एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ किसी का घर बन रहा है तो वहाँ पे काम चल रहा है, ठक ठक हो रही है। हल्का सा मैंने ग्रीन कलर ऐड कर दिया है लाइट के अंदर। अब यहाँ पे मैं शेडोज़ के अंदर थोड़ा सा मैंने ग्रीन कलर को बढ़ाया है। मैं चेक भी करता हूँ साथ साथ, कंट्रोल Z प्रेस करके आप अंडू कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको करना ही है किसी चीज़ को इंक्रीज़, तो आप करेंगे, आप लीव भी कर सकते हैं। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो जहाँ पर है वहाँ पर ही आप छोड़ दें। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ब्लू चैनल जो है ये आपके पिक्चर को 4 चाँद लगा सकता है अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करो। क्योंकि प्रोडक्ट पिक्चर में हम ज़्यादातर आर्टिफिशियल लाइट्स को यूज़ करते हैं, या तो फ्लैश होता है या फिर कंटिन्यूस लाइट होती है। तो लाइट का जो कलर होता है वो डिपेंड करता है कि आप थोड़ा सा ब्लूइश, थोड़ा सा या फिर वार्म कलर रखना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं। मैंने 3 पॉइंट्स लगा लिए। अब मैं यहाँ से एडजस्ट कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे जो हाईलाइट के बाद लाइट जो है मैं वार्म रखना चाह रहा हूँ या फिर ब्लूइश रखना चाह रहा हूँ। मैं इसको हल्का सा, मैं इसको ब्लूइश में लेके चला गया हूँ। इसको भी मैंने हल्का सा ब्लूइश रख दिया और इसको मैं हल्का सा वार्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारे ब्लैक कलर हैं, जो हमारा ब्लैक कलर है वो थोड़ा सा वार्म हो। इसको भी मैं थोड़ा सा डिक्रीज़ करूँगा, शेडोज़ के अंदर से भी थोड़ा सा ब्लूइश कलर रिमूव कर दिया मैंने। ये जो ऑप्शन है लेंस करेक्शन का, ये मैं सबसे पहले भी कर सकता था लेकिन मेरे माइंड से निकल गया होगा। तो इससे क्या होता है, जो भी आपने जिस लेंस से पिक्चर शूट की होती है, जैसे मैंने योंगनो 50mm f1.8 यूज़ किया था, तो ये क्या करता है, अगर आपके लेंस में आपने पिक्चर लेने के बाद पिक्चर की साइडों में कोई डिस्टॉर्शन है तो वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। अभी आपको इतना आइडिया नहीं हो रहा होगा क्योंकि इस पिक्चर में इतनी कोई डिस्टॉर्शन है नहीं। विनिएटिंग अगर है आपके लेंस में आ रही है तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। इसके बाद सबसे पावरफुल टूल जो है वो है कैलिब्रेशन। कलर ग्रेडिंग में ये बहुत कम लोग यूज़ करते हैं कैलिब्रेशन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा टूल होता है। लेकिन इस पिक्चर के अंदर इतना ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आगे कुछ मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, उन वीडियोस के अंदर जब मैं कैलिब्रेशन अप्लाई करूँगा तो आप देखना कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है इससे। अब हमारी कलर ग्रेडिंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। बिफोर आफ्टर चेक करते हैं, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। अब हम इन पिक्चर्स को एडिट करेंगे। ये पिक्चर मैंने जैसे बताया था कि बैक लाइटिंग के लिए थी। इन पिक्चर्स में ज़्यादा एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। इन दोनों पिक्चर्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं उसी तरीके से बेसिक एडिटिंग कर रहा हूँ। ये इसके अंदर मैंने बेसिक एडिटिंग कंप्लीट कर लिया। बिफोर आफ्टर। अब HSL में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे इसके अंदर। अब मैंने एक गलती ये कर दी कि मैंने दोनों पिक्चर्स को सिलेक्ट नहीं किया। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक पिक्चर को सिलेक्ट करके मैंने इसी के अंदर एडिटिंग कर दी और इसके अंदर एडिटिंग नहीं हुई। तो अब मुझे यही सेम एडिटिंग इस पर अप्लाई करनी है, तो मैं इसका प्रीसेट बना लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतना ही टाइम मुझे और लगे। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे, तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं, एक ऑप्शन खुल जाएगा।
और सिर्फ आप HSL को सिलेक्ट करें, बाकी सबको अनचेक कर दें और कैलिब्रेशन को कर लें अगर आपने कैलिब्रेशन, या फिर आप जो जो एडजस्टमेंट अप्लाई करना चाहते हैं। मैं सिर्फ कलर ग्रेडिंग अप्लाई करना चाहता हूँ, यानी कि सिर्फ HSL अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैंने सिर्फ HSL पर टिक किया हुआ और कैलिब्रेशन पर। फिर आप इसको फोल्डर सेलेक्ट करें और सेव कर दें। फिर मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आके आप लोड सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पता नहीं क्यों शो नहीं हुआ वीडियो के अंदर, शायद लैग आ गया था। लेकिन आप लोड सेटिंग में जब क्लिक करेंगे तो आप उसी फोल्डर में से उस फाइल को सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सारे पिक्चर्स मैं फ़ोटोशॉप में ओपन कर रहा हूँ। अब ये वाली पिक्चर को मैं एडिटिंग करना स्टार्ट करूँगा। मैं अपनी सारी एडिटिंग इस पिक्चर के ऊपर करूँगा, क्योंकि ये वाली पिक्चर मेरी मेन पिक्चर है और बाकी सारी पिक्चर्स को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा वन बाय वन और सबको एडजस्ट करूँगा। लेकिन अभी कलर ग्रेडिंग कंप्लीट नहीं हुई है, अभी हमें एक स्टेप और रहता है, वो करना है। इस पिक्चर को मैं उस लेयर पे लेके जा रहा हूँ। Ctrl+A प्रेस करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं पूरी पिक्चर की और सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर सकते हैं। अब इस पिक्चर को मैं रिमूव कर दूंगा। और सबसे पहली चीज़ जो होती है, सेव करना फाइल को। बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं और फिर एडिटिंग करते रहते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट सेव नहीं करते। वो सोचते हैं थोड़ी देर बाद सेव करेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले आपने जब फाइल ओपन कर ली, सबसे पहले आप फाइल को सेव करो। अब कलर ग्रेडिंग का सिर्फ एक स्टेप रह गया है, वो हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में यहाँ पे शो नहीं हो रहा नीचे, लेकिन एक ऑप्शन है, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन खुल जाएगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आप सिलेक्टिव कलर को सिलेक्ट करें और फिर इसी तरीके से जैसे HSL के अंदर डिफरेंट कलर्स होते थे, रेड, ग्रीन, ब्लू और सब, वो यहाँ पर भी आ जाएंगे। और सिलेक्टिव कलर बहुत पावरफुल टूल है, इससे आप और ज़्यादा अच्छे कलर्स कर सकते हैं अपनी एडिटिंग में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है ये, जैसे कि रेड के अंदर सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, यानी आप रेड के अंदर ये डिफरेंट टाइप के कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। और अपने टेस्ट के हिसाब से मैं इसमें कलर्स एडजस्ट कर रहा हूँ। ब्लैक्स का मतलब होता है या तो आप पिक्चर को ब्राइट कर सकते हो या फिर डार्क कर सकते हो। और मेरी कोशिश ये है इस पिक्चर को एडिटिंग करते वक्त कि मैं पिक्चर को एकदम रियल कलर दे सकूं, जैसे कलर्स थे वैसे कलर्स, या फिर ऐसे कलर जो रियल लगें। रियल नहीं है लेकिन रियल लग रहे हों वो कलर्स। कुछ लोग इस टाइप की एडिटिंग प्रेफर करते हैं कि अनरियलिस्टिक कलर्स, वो लोग कलर ग्रेडिंग इस टाइप के करते हैं कि वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रही होती है हर चीज़। लेकिन ये एडिटिंग मैं इस तरह कर रहा हूँ कि ओरिजिनल कलर लग रहे हों। अब मेरे ख़्याल में इसके अंदर ये तीन कलर्स नहीं हैं। अब एक बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिलेक्टिव कलर के अंदर, कि लास्ट के तीन कलर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ख़याल से इनको एडजस्ट करना होता है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि किस तरह थोड़ा सा इसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज़ करने से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है पिक्चर में। वाइट कलर को एडजस्ट करने में इतना ज़्यादा डिफरेंस लगेगा नहीं, क्योंकि इस पिक्चर में वाइट कलर बहुत कम है। लेकिन जब हम न्यूट्रल कलर सेलेक्ट करेंगे तब आप देखना, यहाँ से भी अगर आप देख रहे हो यहाँ पे जहाँ जहाँ वाइट कलर है, तो ये उसको एडजस्ट करके हमने प्रॉपर वाइट कलर दिया है। अब देखें न्यूट्रल कलर को अगर हल्का सा मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ग्रीनिश हो रहा है, हल्का सा डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो ज़्यादा रेडिश हो रहा है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि बिल्कुल माइनर सी चेंजेस हों, -1, -2, -3। कभी कभी आप थोड़ा सा और माइनस में जा सकते हो, या तो प्लस में अगर आप जा रहे हो तो 10 से आगे आप बिल्कुल नहीं आ जाओ। कोशिश तो मेरी ये होती है कि मैं 2 से आगे ना जाऊँ।
कलर ग्रेडिंग कंप्लीट हो गई है हमारी। सिलेक्टिव कलर करने के बाद बिफ़ोर आफ्टर आप चेक करें, बिफ़ोर आफ्टर, बिफ़ोर आफ्टर। कुछ लोगों को सिलेक्टिव कलर के बाद पिक्चर अच्छी नहीं लग रही होगी, कुछ लोगों को विदाउट सिलेक्टिव कलर ज़्यादा कलर्स अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन ये मेरा प्रेफरेंस है सिलेक्टिव कलर। कभी कभी मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा होता सिलेक्टिव कलर करने के बाद, तो मैं सिलेक्टिव कलर को फिर डिलीट कर देता हूँ। अब इन दोनों पिक्चर्स को हमें इक्वली साइज़ पे एडजस्ट करना है ताकि ये पिक्चर हम लोग अच्छी तरीके से मर्ज कर सकें। अब अगर आप देख रहे हैं ये ऊपर रूलर आ रहा है, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे आप तो ये रूलर आ जाता है। इससे आप लाइन क्रिएट कर सकते हो साइज़ एडजस्ट करने के लिए। मैं इन दोनों पिक्चर्स को मैं एक ही साइज़ पे करना चाह रहा हूँ, और मेरी कोशिश ये होती है कि जो मैक्सिमम लेंथ है, यानी कि अगर यहाँ से आप देखें तो ये जो मैक्सिमम जहाँ तक था बर्गर, मैंने वहाँ तक लाइन को क्रिएट किया। और राइट साइड से भी मैं यहाँ तक ही इसको लाइन को यहाँ तक रखूँगा जहाँ तक ये बर्गर एक्चुअल में है। अब एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये फ़ोटोशूट करते वक्त मैंने इस बात का ख़्याल रखा था कि आप जब मल्टीपल पिक्चर्स को मर्ज करने वाले होते हो एडिटिंग के टाइम, तो आपको इस बात का ख़्याल रखना होता है कि आपका प्रोडक्ट मूव ना करे, आपका कैमरा मूव ना करे, सिर्फ आपकी लाइट्स मूव करती है। एक लाइट अगर आपने राइट से यूज़ की है तो आप फिर लेफ़्ट से यूज़ कर रहे हो, फिर आप बैक लाइट यूज़ कर रहे हो, तो सिर्फ आपकी लाइट मूव हो, कैमरा मूव ना हो आपका। ट्राइपॉड पे आपने कैमरा रखा हुआ है और प्रोडक्ट आपका टेबल पे है, तो मूव ना हो, तो उसमें ज़्यादा आसानी हो जाती है पिक्चर को मर्ज करने में। अभी मेरे ख़्याल में इस पिक्चर को ज़्यादा एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने जो एडजस्ट किया अगर आप देख सकें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पिक्चर यहाँ से हल्की सी ऊपर की तरफ है, तो मैं कीबोर्ड में जो एरो कीज़ होती हैं, मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है, और मैं कीबोर्ड में जो एरो की है और उसमें मैंने नीचे करके इसको इसके साइज़ में लेके आ गया हूँ। अब दोनों पिक्चर तकरीबन सेम पोजीशन में आ गई हैं। अब मैंने जो टूल सेलेक्ट किया है, यह है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल मैं चाह रहा हूँ कि सिलेक्शन ले लूँ और जल्दी से सिलेक्शन ले लूँ। मैंने सिर्फ एक क्लिक किया यहाँ पे, फिर मैंने सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक किया, फिर ओके। तो इससे ये क्या होगा ऑटोमेटिकली कि पूरी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी सिलेक्शन ली है इसने, और कहीं कहीं से आपको एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा बहुत। अब मैं इस सिलेक्शन को इन्वर्स करना चाह रहा हूँ, यानी कि जो मैंने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मैं चाह रहा हूँ ये डीसेलेक्ट हो जाए, बाकी सब सेलेक्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट के अंदर इन्वर्स कर दूंगा सिलेक्शन लेने के बाद, तो सिलेक्शन इन्वर्स हो जाएगी। अब सब कुछ सिलेक्ट है सिर्फ इस बर्गर के अलावा, और मैंने सिर्फ सिंपल डिलीट का बटन प्रेस करके कीबोर्ड में बैकग्राउंड को डिलीट कर दिया। इस पिक्चर के अंदर मेरी मेन पिक्चर ये वाली है, जो नीचे जो लेयर है जो लॉक हुई हुई है, ये मेन पिक्चर है जो जैसे मैंने बताया था जिसके अंदर प्रॉपर लाइटिंग है, वो ये वाली पिक्चर है। इस पिक्चर के अंदर हम मर्ज करेंगे बाकी सारे पिक्चर्स को। अब मैंने इरेज़र टूल लिया है, इरेज़र टूल से अब मैं यहाँ पे मैंने हार्डनेस इसकी 0 रखी हुई है, और ओपेसिटी और फ्लो मैंने 100% कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से इसको रिमूव करना है। और ये वो पिक्चर है जिस पे हमने फिल लाइट यूज़ की थी, यहाँ पे हमने यहाँ से लेफ़्ट साइड से फिल लाइट आ रही है, और यहाँ से जब मैं रिमूव करूँगा इस पिक्चर को इरेज़र से, तो बैकग्राउंड वाली जो पिक्चर है वो शो होना शुरू हो जाएगी। इसका मैंने बैकग्राउंड तो रिमूव कर दिया, अब ये वाली पिक्चर शो हो जाएगी। आप देखें पहले काफ़ी वहाँ पे शेडोज़ थे, तो अब ये शेडो रिमूव हो चुके हैं। तो यहाँ से भी बर्गर चेंज हो गया, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा शेडो थे तो वो रिमूव हो गया। ये वाला जो बर्गर है इसकी लाइट यहाँ पे राइट साइड पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और ये वाली पिक्चर की लेफ़्ट साइड पे लाइट अच्छी थी। तो अब आप देख सकते हैं कि पिक्चर काफ़ी ज़्यादा क्लियर शो हो रही है। मैं थोड़ी सी पिक्चर थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है,
कंट्रोल टी प्रेस करके ये ऑप्शन आ जाता है और फिर इससे आप पिक्चर को थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं। थोड़ा सा साइज़ भी बड़ा कर दूंगा ताकि बैकग्राउंड कंप्लीट हो जाए। अब इन लाइंस को मैं दोबारा से एडजस्ट कर लूँगा क्योंकि अभी मुझे इसके अंदर बैकलाइट भी यूज़ करनी है, तो मैं चाह रहा हूँ ये साइज़ मुझे पता हो इसका। मैंने दोबारा से लाइंस को एडजस्ट कर लिया इसके अंदर। अब मैंने एक कॉपी ली है इस लेयर की, एग्जैक्ट कॉपी, कंट्रोल जे प्रेस करके आप कॉपी ले सकते हैं किसी भी लेयर की। अब ये कॉपी मैंने क्यों लिया ये मैं आपको बताता हूँ। मैं दोबारा से इसकी सिलेक्शन ले रहा हूँ क्विक सिलेक्शन टूल से। कहीं कहीं से थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करनी पड़ती है सिलेक्शन। इसकी सिलेक्शन मैंने ले लिया। अब मैं बताता हूँ मैंने इस लेयर की कॉपी क्यों ली थी। ये जो सबसे नीचे वाली लेयर है, इसको मैं ज़रा भी कुछ इसके अंदर चेंजेस नहीं करूँगा। बैकअप के लिए मैं इस लेयर को हमेशा सबसे नीचे रखूँगा। अगर मुझे कभी भी कुछ ज़रूरत पड़ जाए, मैं कुछ अगर कोई भंड मार दूँ पिक्चर के अंदर, तो मैं इसको दोबारा से एडिट कर सकता हूँ। अब कंट्रोल जे प्रेस करके मैंने सिर्फ इस बर्गर की कॉपी ले ली क्योंकि मैंने इसकी सिलेक्शन ली हुई थी, तो सिर्फ इस बर्गर की कॉपी आ गई। अब मैं इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस पिक्चर को मैं ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करूँगा। आप देखेंगे कि क्या होगा अभी। ऐसे आप देख सकते हैं आपके सामने इस पिक्चर को मैंने ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन बर्गर ब्लैक एंड वाइट नहीं हुआ क्योंकि मैंने बर्गर की कॉपी ली थी ताकि मैं इस पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट कर सकूं। और मेरा जो मेन पर्पस था वो था बैकग्राउंड को ब्लैक एंड वाइट करना, ओरिजिनल बैकग्राउंड को। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होते हैं जो आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर आप ब्लैक एंड वाइट आपने पिक्चर को कर लिया, लेकिन अगर आप इनको एडजस्ट करेंगे तो आप एक अच्छा लुक ब्लैक एंड वाइट में अचीव कर सकते हैं। नॉइज़ का आप ख्याल रखें, यहाँ पे नॉइज़ भी आ जाती है अगर हम कलर्स को थोड़ा सा ज़्यादा ओवर कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नॉइज़ आ रही थी अभी, यहाँ पे ये इस तरह। तो हमें इन कलर्स को भी थोड़ा सा देख के यूज़ करना है। अब बिफोर आफ्टर चेक करते हैं कि बैकग्राउंड को मैंने ब्लैक एंड वाइट क्यों किया। ये देखें, बैकग्राउंड में बहुत सारे कलर्स थे जो हमें दिख नहीं रहे थे। अब मैं वो कलर्स रिमूव करना चाह रहा था। जब हमने ब्लैक एंड वाइट कर दिया तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, जो हमारा बर्गर, उसके ऊपर डायरेक्ट फोकस जा रहा है। बैकग्राउंड से काफ़ी सेपरेट हो गया हमारा बर्गर। हम इस पिक्चर की सैचुरेशन कम करके भी उसको ब्लैक एंड वाइट कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे आपको वो ऑप्शंस नहीं मिलते कि आप ब्लैक एंड वाइट को भी कंट्रोल कर सको। अब इस पिक्चर में मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को एडजस्ट करूँगा कि मुझे थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा लग रही है। थोड़ा डार्क करूँगा मैं इस बैकग्राउंड को। अब हम इन पिक्चर्स को एडिट करेंगे। इन दोनों पिक्चर्स को मर्ज करके हमें एक पिक्चर क्रिएट करनी है पहले तो। और उसी तरीके से जो पिक्चर ज़्यादा विजिबल है मैं उसको अपनी मेन पिक्चर रखूँगा और दूसरी पिक्चर को इसके ऊपर लेके आऊँगा। इस पिक्चर के अंदर भी हम सिलेक्टिव कलर को अप्लाई करेंगे। सिलेक्टिव कलर करने के बाद इस पिक्चर को मैंने कंट्रोल ए प्रेस करके यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब अगर आप देखें, ये दो पिक्चर काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर डिफरेंस है। मतलब या तो कैमरे की मूवमेंट हो गई थी या तो प्रोडक्ट थोड़ा सा मूव हो गया। तो यहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा इसकी पोजीशन को। अब आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर थोड़ी सी नीचे है
अब उसी तरीके से कीबोर्ड में एरो कीज यूज़ करते हुए और लेयर को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैंने इस पिक्चर को ऊपर ले गया। अब मेरे ख्याल में एग्जैक्ट पोजीशन में दोनों पिक्चर आ चुकी हैं। अब मैं क्विक सिलेक्शन से सिलेक्शन लेके उसी तरीके से इन दोनों पिक्चर्स को मर्ज करूँगा। सिलेक्शन लेने के बाद अब मैं कंट्रोल जे प्रेस करके बर्गर की कॉपी ले लूँगा। दोनों लेयर्स की मैंने कॉपी ले ली है सिलेक्शन करने के बाद। अब मैं बैकग्राउंड में एक सॉलिड कलर को ऐड करूँगा ताकि मुझे ज़्यादा आसानी हो जाए इस पिक्चर को मर्ज करने में। मैंने ब्लैक कलर मैंने ऐड कर दिया बैकग्राउंड लेयर में। अब मैंने इरेज़र टूल से यहाँ से रिमूव करूँगा तो बैकग्राउंड वाली पिक्चर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये पिक्चर मुझे सिर्फ बैकलाइट के लिए चाहिए, तो मुझे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है इस पिक्चर पे। सिंपल मैं इस पिक्चर को मर्ज कर दूँगा। तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस पिक्चर को इस लेयर पे लेके आ जाऊँगा। अब हमें इसका साइज़ एडजस्ट करना है। कंट्रोल टी प्रेस करके इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका थोड़ा सा साइज़ भी छोटा लग रहा है मुझे। अब कंट्रोल टी प्रेस करके मैं पिक्चर को हल्का सा रोटेट कर रहा हूँ, क्योंकि शायद इसमें रोटेशन की भी ज़रूरत है। ये प्रॉब्लम होती है अगर आप कैमरा एंगल या फिर अपना सब्जेक्ट मूव कर देते हो, तो फिर इस तरह से आपको एडजस्ट करना पड़ता है साइज़। अब इस लेयर को मैं पीछे लेके आ जाऊँगा और इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया और इन दोनों लेयर्स की कॉपी आ गई। फिर कंट्रोल ई प्रेस करके मैंने दोनों लेयर्स को मर्ज कर दिया और ये बाकी लेयर्स मैंने बैकअप के लिए नीचे रख दिए हैं। इस पिक्चर को इस पिक्चर के पीछे रखने के बाद इरेज़र टूल लूँगा मैं और उसका साइज़ काफ़ी छोटा रखूँगा इरेज़र का, और फिर एजेस से पिक्चर की एजेस से मैं इसको रिमूव करना शुरू करूँगा। इरेज़ कर रहा हूँ मैं इरेज़र टूल से इस वाले लेयर को, ताकि जो उसके बैकग्राउंड में जो लेयर है वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाए। बैकलाइट का मेन रीज़न ये होता है कि आपके प्रोडक्ट की एजेस पे लाइट शो होती है, जिसकी वजह से आपका बैकग्राउंड और आपका सब्जेक्ट सेपरेट होता है। ये हमने रिमूव कर दिया इसको। अब आप बिफ़ोर आफ्टर चेक कर सकते हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि अभी प्रोसेस रहता है काफ़ी सारा। इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। मैं इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो ब्राइटनेस है उसकी काफ़ी कम है। मैंने इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज़ कर दी है। बिफ़ोर आफ्टर आप चेक कर सकते हैं। अभी भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी हम इसके अंदर और भी बहुत कुछ करेंगे। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अभी हम इसके अंदर एक चीज़ और करेंगे। इरेज़र को हम थोड़े से डिफरेंट तरीके से यूज़ करेंगे। ओपेसिटी मैं 50% कर रहा हूँ और फ्लो भी 50% कर रहा हूँ। थोड़ा सा नेचुरल लुक देना है हमें। थोड़ा सा मैंने साइज़ इंक्रीज़ किया है इरेज़र का, और मैं एजेस पे तो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको रिमूव करने के लिए, लेकिन इस तरीके से मैं यूज़ कर रहा हूँ कि नेचुरल लाइट लगे। अब आप बिफ़ोर आफ्टर देखना कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बिफ़ोर आफ्टर आपको पहले ये पिक्चर शायद अच्छी लग रही हो, लेकिन अब बैकलाइट के साथ अगर आप इस पिक्चर को देखते हैं, इस पिक्चर में एक जान आ गई है और ये लाइट बैकग्राउंड से सेपरेट कर रही है इस सब्जेक्ट को। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा डार्क लग रहा है ग्रीन कलर, तो मैं यहाँ पे मैं इसकी सिलेक्शन ले रहा हूँ इस लेयर से जो हमने बैकअप पे रखी थी, और मैंने कंट्रोल जे प्रेस करके मैं इसको ऊपर लेके आ गया। तो वो फिर मैंने इन दोनों लेयर को मैंने मर्ज कर दिया। अब इन दोनों पिक्चर को मैंने सेलेक्ट किया और कॉपी ली
और मर्ज कर दिया, और बाकी पिक्चर्स को और बाकी लेयर्स को मैंने बैकअप के लिए रख दिया। अब मैं फिनिशिंग कर रहा हूँ पिक्चर के अंदर जो भी कुछ पार्टिकल्स हैं या कहीं पर कोई डॉट है उसको रिमूव करने के लिए। ये वाला टूल मैंने लिया है, इसका नाम मुझे नहीं याद। ये टूल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ होता है। बस आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो सिलेक्शन लेने के बाद, और आपके जो छोटे मोटे स्पॉट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं पिक्चर में सारे स्पॉट्स क्लियर हो गए हैं। अब पिक्चर के अंदर जो इम्परफेक्शन है उसको हम एडजस्ट करेंगे। फ़िल्टर के अंदर लिक्विफाई, आप फ़िल्टर के अंदर लिक्विफाई के अंदर हम जाएंगे। लिक्विफाई के अंदर ये वाला टूल हम सेलेक्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि बर्गर की एजेस पे काफ़ी इम्परफेक्शन है, उसको हम ठीक करेंगे इस टूल से। और इस टूल को यूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं, हो सकता है यहाँ पर आपकी सेटिंग्स कुछ डिफरेंट हो। यहाँ पे मैंने डेंसिटी को 100% किया हुआ है और प्रेशर को भी 100%। अगर आपके ये 100% नहीं हुआ हुआ, 100% अगर आप कर लेते हैं इस पिक्चर को एडिट करते वक्त, तो काफ़ी आसानी हो जाएगी आपको। या फिर अगर आप ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। ये एडजस्टमेंट हो गई है, बिफोर आफ्टर आप देख सकते हैं। अब इंटर प्रेस करके मैं फ़ोटोशॉप को दोबारा से ओपन कर लिया। इसकी एडजस्टमेंट करने की वजह से जो हमारी बैकग्राउंड लेयर है वो शो होना शुरू हो गई है, तो उसको हम एडजस्ट करेंगे। स्टैम्प टूल से मैं इसको रिमूव करूँगा। अब मैंने डॉज टूल लिया है। डॉज टूल बेसिकली आपके पिक्चर को ब्राइट करता है, और मैं चाहता हूँ कि इसकी मुझे थोड़ी सी ब्राइटनेस कम लग रही है। डॉज टूल का एक्सपोजर हमेशा मैं 20% रखता हूँ। कभी कभी इसको बढ़ा लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर जब मुझे नेचुरल लुक चाहिए होता है तो मैं 20% रखता हूँ। 20% से अगर ज़्यादा मैं करूँगा तो वो बहुत ज़्यादा वाइट कर देता है पिक्चर को। पिक्चर में अभी भी कुछ इम्परफेक्शंस हैं, तो उसको एडजस्ट करने के लिए मैं दोबारा से लिक्विफाई टूल यूज़ कर रहा हूँ। बिफोर आफ्टर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। अब यहाँ से जो हमने बर्गर एडजस्ट किया और बैकग्राउंड पे फिर ये बर्गर शो होना स्टार्ट हो गया, इसको मैं स्टैम्प टूल से रिमूव कर रहा हूँ। अब एंड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्लर टूल। ज़्यादातर लोग ये मिस्टेक करते हैं, जब आप इस टाइप की एडिटिंग करते हो जिसमें आप बैकग्राउंड को आपने एडजस्ट किया है, तो
एजेस से आपको पिक्चर को ब्लर करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली पिक्चर देखते हो, अगर आप डायरेक्ट कैमरे की पिक्चर देखो तो वो एजेस से हल्की सी ब्लर होती है, तो वो नेचुरल लुकिंग होता है। तो आपको ब्लर टूल लेके 20% इसकी स्ट्रेंथ करने के बाद आप एजेस से ब्लर करोगे। अब लास्ट में सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो है शार्पन। मैंने जैसे आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मैं कैमरे के अंदर शार्पनेस बिल्कुल माइनस में रखता हूँ, ताकि मैं एडिटिंग के टाइम उसको शार्प कर सकूँ, क्योंकि कैमरे की शार्पनेस इतनी अच्छी नहीं होती। तो यहाँ फ़िल्टर में शार्पन के अंदर स्मार्ट शार्पन आप सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे ये जो कुछ वैल्यूज़ हैं इसकी, अमाउंट आप 100% रखें, रेडियस 3.0 और रिड्यूस नॉइस 13%। ये आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। और कभी कभी रेडियस को 5.0 करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको नेचुरल शार्पनेस चाहिए तो आप 100 रखें अमाउंट, और रेडियस 3.0 और रिड्यूस नॉइस 13%। अभी आप यहाँ पे देख सकते होंगे, मैं जब इसको मूव करूँगा तो आप शार्पनेस अगर आपको शायद नज़र आ रही हो यूट्यूब पे, पता नहीं, आप इसको अप्लाई करके देखना, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है पिक्चर पे। अगर आपका कंप्यूटर हैवी नहीं है तो ये इफेक्ट थोड़ा सा हैवी होता है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब एडिटिंग कंप्लीट हो गई है और बिफोर आफ्टर आप देख सकते हैं।